तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन सोशल यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। हमारे यहाँ पर तैयार करवाते हैं हम आप सभी की NTA UGC नेट GRF की। तो ना ही केवल NTA UGC नेट GRF को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं TGT PGT फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड DSSB KVS NVS UPGI GDC इत्यादि सभी प्रकार के सेंटर और स्टेट लेवल की किसी भी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, हिस्ट्री विषय के सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या वीडियो को हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को साथ जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है यहाँ पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो सबको पता होगा साथियों, हमारा MCQ सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट एज पर द करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस होते हैं उनकी सीरीज हम चला रहे हैं यहाँ पर। तो 1 बाय 1 करके मिक्सअप एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और हिस्टोरियोग्राफी चारों का मिक्सअप चल रहा है, बिल्कुल निचोड़ चल रहा है साथियों। ये लास्ट मोमेंट चल रही है बिल्कुल हमारी, समझो, झोंक दीजिए अपने आप को इसके अंदर साथियों। ये डू एंड डाई वाला टाइम है, नोट द ट्राई। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि चंदा साहिब को किसने मारा। थर्टी सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा आपको साथियों। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने राइट आंसर अपना चूज करके अपना राइट आंसर पुटअप करना होता है। ठीक है, बताइए चंदा साहिब को किसने मारा था, बताइए साथियों फटाफट। थोड़ी जल्दी चलेंगे भाई, आज का क्वेश्चन काफ़ी हमारे पास है और टाइम अपने पास कम होता है, 40-50 मिनट में अपना क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। उसमें प्लस में आपका एक्सप्लेनेशन भी होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो इसका जो फर्स्ट का राइट आंसर होगा साथियों, चंदा साहिब किसने मारा था, वो था आपका ए, तंजौर का जनरल, इसने मारा था चंदा साहिब को। नेक्स्ट कहता है कि लैली को वांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने पराजित किया। बताइए, लैली या कहीं कहीं आपको लाली भी मिलेगा, लाली ठीक है, वैसे लैली नहीं होता है, लाली होगा ये यहाँ पे, लाली। ये फ्रांसीसी जनरल था। तो कहता है कि लाली जो था ये, इसको किस वांडीवास युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने पराजित किया था। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, आप बता दो यार पहले, मैं तो बाद में बताऊंगा फिर। तो जो राइट आंसर है वो साथी ऑप्शन नंबर डी, जनरल आयरकूट था ये। नेक्स्ट कहता है कि किस गवर्नर जनरल के ने कर्नाटक को और कब हड़प लिया। कर्नाटक को कब हड़पा गया साथियों, और किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने उसको हड़पा था। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। जनरल, बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद आपका पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल, और उसके बाद वाइसराय। ये अलग अलग हुए, इनको अच्छे से देख लेना कब गवर्नर हुआ, गवर्नर से गवर्नर जनरल कब बना, गवर्नर जनरल के बाद में आपका पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कब बना, उसके बाद फिर वाइसराय कब बना। ये सारी चीज़ देख लेना, 4 बार क्वेश्चन पूछा था इनमें से। कौन से गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड क्या था, उसके समयकालीन की जो थी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, देख लेना अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर बताइए साथी क्या होगा। तो 3 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने हड़पा था। आगे आता है कि सिंध के औपचारिक रूप से विलय के पहले अंग्रेजों और अमीरों के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ, बताइए साथियों। यानी कि सिंध को औपचारिक ऑफिशियल रूप से विलय करने से पहले अंग्रेजों और अमीरों के बीच में कहाँ पर युद्ध हुआ था, बताइए साथियों।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाबोमियानी। यहाँ पर युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? बी, डाबोमियानी। एक जगह का नाम है डाबोमियानी, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5, सर चार्ल्स नेपियर को कब और किसके स्थान पर सिंध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सर चार्ल्स नेपियर को कब बनाया गया था और किसके स्थान पर बनाया गया था? सिंध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था इनको। ये वही सहायक संधि से संबंधित रखता है यार। सहायक संधियाँ की थी जो ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाता था ना हर एक राज्यों में, उसी संबंध रखता है। बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि नेट का आया हुआ क्वेश्चन साथ ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1842 में बनाया गया था। और किसके स्थान पर बनाया गया था? जेम्स आउटरम को हटा करके और फिर आपका चार्ल्स नेपियर को सिंध का ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया था। कब? 1842। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सिंध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। सिंध का विलय अभी चल रहा था मामला। तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था उस समय? तो ये जो था ना आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एलनबर्ग था उस समय सिंध का विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल। आगे कहता है गोखले जो कुछ संभव था उसे करने में विश्वास करते थे, वह प्रथम कोटि के रचनात्मक नेता थे। यह कथन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में किसने कहा? कौन सा ब्रिटिशर था जिसने कि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले पढ़े लिखे इंसान थे, आपके क्या बोलते हैं नरम दल के नेता थे और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और आपका गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए साथियों। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन साथियों, क्योंकि उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है ना वहाँ पे वो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, हाईलैंड। मेरे हिसाब से प्रोफेसर मीड होना चाहिए। देखिए बताना किसी को पता हो तो इसके बारे में राइट आंसर। हाईलैंड दिया हुआ लेकिन मेरे हिसाब से प्रोफेसर मीड होना चाहिए। थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है ये। आगे कहता है किसने गोखले की चिता को देखते हुए किसने कहा था कि यहाँ भारत का रत्न सो रहा है और देशवासियों को जीवन में इनका अनुकरण करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये आपका, हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। बताइए किसने कहा था कि यह भारत का रत्न सो रहा है? यहाँ होना चाहिए, यहाँ भारत का रत्न सो रहा है और देशवासियों को जीवन में इनका अनुकरण करना चाहिए, कि इनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इनका जीवन दर्शन का पालन करना चाहिए। जो ये बोल के गए उसके उनका अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाना चाहिए, मॉरलिटी। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर बताइए क्या है? तो 8th का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था ये इनके बारे में, गोखले के बारे में। नेक्स्ट कहता है कि किसने
लाला जी बोले तो लाला लाजपत राय की बात हो रही है। किसने लाला जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता और मुख्य राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसान हो गया? बताइए। लॉर्ड बेंकिनहार्ड, स्टैनली बैकविंड बैकडविन या जॉन साइमन या क्लेमेंट एटली, जो कि पीएम थी इंग्लैंड के उस समय। क्वेश्चन नंबर 9। सी का जो इस 9th का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन साइमन। ये वही जॉन साइमन है जिसने कि जो साइमन का वो नहीं लेकर के आए थे, साइमन कमीशन जिनकी अध्यक्षता में आया था। वही जॉन साइमन है। इन्हीं के विरोध में जो है लाठीचार्ज हुआ था और अंग्रेज़ों ने आपका क्या बोल लाला लाजपत राय के सिर पे लाठियाँ मारी थी ना, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। तो ज़रा बताइए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किसने लिया? आगे कहता है कि किसने साइमन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया? एक बार साइमन कमीशन को जो रिपोर्ट पेश की थी उसने, उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10th का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर शिव स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा था निम्न में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, मेल नहीं खाता? एक तरफ टर्मिनोलॉजी दी गई, एक तरफ उनकी डिटेल दी गई है कि किसका क्या अर्थ है, शब्दावली दी गई है। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका? वाप्ता नाई, रई चांदी का सिक्का, तक्षक बढ़ई, पूरच ऋष्णु, मुद्र को गिनाने वाला यंत्र, कैवर्त कढ़ाई करने वाला का यंत्र। ये जो है ना वैदिक सभ्यता से संबंधित है, आपकी वैदिक सभ्यताएं पढ़ोगे तो इस तरह के वेदों में, ऋग्वेद में और उत्तर वैदिक ब्राह्मण साहित्य में बहुत सारे अर्थ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ अलग अलग निकाला गया है विद्वानों के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें हैं। बताइए कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? बाकी चारों सही हैं इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, कैवर्त। कैवर्त की गलती है, कढ़ाई करने के अंदर नहीं होता था कैवर्त। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? क्या बात है, सिंपल क्वेश्चन। बताइए साथ, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? हमारा क्या यार, पूरे वर्ल्ड में हुआ था वो, हमने कौन सा किया था? कोई बताएगा जरा फर्स्ट वर्ल्ड वार का तात्कालिक कारण क्या था? माहौल तो पहले से बना था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। प्रथम युद्ध कितने दिन चला? क्या बात है, राउंड ऑफ लगभग 4 साल चला था, लेकिन एग्जैक्ट डेट काउंट हो गया है, एग्जैक्ट डेज काउंट कर लिए बंदों ने। तो बताइए कितने दिन तक चला था भाई? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो साथ ऑप्शन नंबर बी,
1565 दिन चला था। 13 का बी होगा। वर्साई की संधि का वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम हिस्ट्री के अंदर, एसएसटी के अंदर। 8th क्लास से शुरू होता है और आपका आगे तक BA तक आगे तक चलता है। वर्साई की संधि, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो ख़त्म हुआ था तो उस समय वर्साई की संधि की गई थी। वर्साई एक जगह का नाम है। ट्रीटी ऑफ वारसा या वर्सा एक ही बात है। हरे हरे शंभु शंभु देवादि देवा शंभु 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 हबीब सा पांडा। तो बताओ साथियों 14 का राइट आंसर क्या होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 28 जून 1919 को जो है वर्साई की संधि हुई थी। इसमें बांट दिया गया, जर्मनी को बहुत ज़्यादा टैक्स वो लगा दिए थे, क्या बोलते कड़े प्रतिबंध, उसकी सेना को भंग कर दिया गया था, उसकी निश्चित सेना को भर्ती किया गया था और उसके बहुत सारे भूभाग को फ्रांस को दे दिया गया था। हिटलर उससे बहुत क्षुब्ध हो गया था। हिटलर ने कहा ये तो मैंने ज़बरदस्ती थोप दी हमारे ऊपर। हिटलर की पता क्या हुआ था? हिटलर के ना उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब हिटलर ने युद्ध में भाग लिया था, उसमें तो सैनिक ही था, वो सिंपल था। तो उसकी अमेरिका अपोजिशन वालों ने क्या किया था कि आंसू गैस के गोले छोड़े थे, मतलब केमिकल वेपन कह सकते हैं आप एक प्रकार से। तो उसकी आंखें ख़राब हो गई थी, कुछ साथियों की आंखें चली गई थी, रोशनी चली गई थी कुछ साथियों की, लेकिन उसकी रोशनी बच गई थी, लेकिन उसकी आंखें घायल हो गई थी, आंखों में फ़र्क पड़ गया था उसके। तो बहुत रोया था उसको चीज़ को लेकर के, अरे मेरे देश में इतना बुरा हाल, ऐसे थोड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई तो मैं बताऊँगा जब मेरा मौका आएगा। फिर उसने कसम खाई थी भाई साहब, जिस दिन मेरा मौका आएगा ना मैं बजाऊँगा इनको, तो इनके बैंड। फिर उसने बैंड बजाया भाई साहब। फिर पता सबको कंसंट्रेशन कैंप जो रखे गए थे ना यहूदियों के हत्या पत्थर पा के मारा था उसने, वो उसका बहुत, वो यार पता है वो बचपन से था, वो बहुत कलाकार आदमी था। उसकी बुक है मेरा संघर्ष, मीन काम्फ या मेरा माई स्ट्रगल, 1940 एडिशन का पढ़ कर देख लेना भाई साहब, बड़ा मजा आता पढ़ने में उसको, मिल जाएगा आपको इजीली। एग्जाम के बाद पढ़ना, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ लिखा उस बंदे ने। उसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई थी, तब जाके वो ऐसा बना। वो अपना राष्ट्रभक्त था वो बहुत ज़्यादा। आज उसके चाहने वाले उसके समाधि बजाते हैं, फूल चढ़ा के आते हैं, पता है। या का बुद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ आ गया। संदेहवाद के संस्थापक कौन थे? धार्मिक सुधार आंदोलन 6 BC के आसपास बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन चले थे ना, जब ब्राह्मणवाद कुछ ज़्यादा फैल गया था, लोगों ने यज्ञ ये वो फलाना ढिमकाना ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, तो उसके अपोजिशन में लोग खड़े हुए थे, कुछ समाज सुधार के लोग, जिनमें से प्रमुख थे आपके महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी। और इस प्रकार से ये जो कुछ दिए हुए इन्होंने अपने अपने संप्रदाय चलाए थे। तो कहते संदेहवाद के संस्थापक कौन थे? 15 क्वेश्चन नंबर, बताइए क्यों कौन थे वो? ये यहाँ पे 4-5 दिए गए ना ये ऑप्शन, ऐसा इनके बारे में देख लेना, कौन सा विद्वान ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। ये 5 यहाँ पे विद्वान दिए हुए हैं ना, इन्होंने अलग अलग संप्रदाय चलाए थे। इनमें से 2 मेन थे आपके महात्मा बुद्ध, जो कि लंबे समय तक चले, जिन्होंने बुद्ध दर्शन दिया था, और महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म का स्थापना करके बहुत आगे बढ़ाया था उसको। हालांकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वो उससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। ठीक है, तो जरा बताइए 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है जैन दर्शन में? एक और सवाल आपके लिए। और 15 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 15 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय वेलपुत्तु या फिर संजय वेठलीपुत्र भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, एक ही बात है। और इन बाकी चारों ने कौन कौन से दर्शन दिए थे वो भी देख लेना अपना अच्छे से, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ओहो हो क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, क्या बोलते हैं थ्योरी क्लासेज में। कहता है कि भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुँचता है। उपयुक्त कथन किसका है बताइए साथियों? किसने कहा था ये? इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में आपको, पहले आप आंसर दीजिए फटाफट, फिर बताता हूँ उसकी डिटेल क्या राम कहानी थी इसकी।
तो 16 जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुद्धोधन महाराज शुद्धोधन जो थे आपके महात्मा बुद्ध के पिता थे। तो जब महात्मा बुद्ध ने वो ले संन्यास ले लिया था ना, तो वो योगी बन गए थे, संबोधि को प्राप्त होते, ज्ञान दर्शन देते। तो शुद्धोधन जो है इनसे, शुद्धोधन के पास जब जाता है ना, ये भी हालांकि इनसे वो ले लेता, उपदेश ले लेता है। तो फिर ये प्रश्न करता है शुद्धोधन कि महाराज भगवान पुत्र का प्रेम यानी कि पुत्र मोह, यार ऑब्वियस बात है, राजा था, राजा भी चाहता मेरा बेटा राजा बने, लेकिन राजा का बेटा शुद्धोधन का बेटा बन गया था, क्या बोलते वो सन्यासी, माता बुद्ध बन गया था ये। तो ये कहता कि मोह माया जो है, मेरा प्रेम है बीबी, क्योंकि इकलौता बेटा था इसका ये। तो कहता कि मेरा जो है भगवान पुत्र का प्रेम यानी कि आपका जो मेरा प्रेम है ना, पुत्र मोह का प्रेम जो है त्वचा मांस और अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी को भेजता हुआ मज्जा तक पहुंच जाता है। मज्जा मतलब बोन मैरो, हड्डियों के बीच में जो बहता है ना, बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो कहते ये कथन किसने कहा? तो ये शुद्धोधन ने कहा था महात्मा बुद्ध को। आगे कहता है कृषकों के विषय में किसने कहा कि किसान लोग निरीह होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है वह उसी को हो जाते हैं। मैं जानता हूँ रैयत ही खेती की धुरी है। रैयत मतलब आपके लोग, किसानों के संबंध में कहता है। रैयत ही खेत की धुरी है, खेती बाड़ी की धुरी है, उनके सुख दुख पर ही खेती की वृद्धि एवं कमी निर्भर करती है। किसने कहा था ये कृषकों के बारे में? बताइए साथियों। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से आपने राइट ऑप्शन चूज करके फटाफट पुटअप करना है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेर सासुरी ने कहा था। हालांकि इसका डाउटफुल क्वेश्चन है, ये अलाउद्दीन खिलजी भी हो सकता है। सूर सुल्तानों द्वारा किस भाषा को अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूर सुल्तानों द्वारा यानी कि मोहम्मद आपके ये शेर शाह सूर से लेकर आदिल शाह सूर जो हुए थे ना, इसके साथ सूर शासकों दो सुल्तानों द्वारा किस भाषा को अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया था? बताइए साथियों। ये सूर शासक ज़्यादा इंटेलिजेंट थे इन मामलों में। तो एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, चलो बताइए साथियों, सूर शासकों में से कौन सा एक ऐसा शासक था, एकमात्र शासक था सूर शासकों का, सूर राजवंश से, जो कि गंधर्व विद्या में निपुण था? नेट का आया क्वेश्चन है, बताइए जरा, कौन बताएगा? एटीन का जो राइट आंसर होगा हिंदी को यानी हिंदी को उन्होंने अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया था सूर शासकों ने। कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन तौहीद इलाही संबंधित नहीं है? बताइए साथियों। तौहीद इलाही संबंधित 3 कथन दिए, तीनों में से 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर क्या कहता है कि उससे संबंधित कथन नहीं है। ध्यान देखना। क्वेश्चन नंबर 19। का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड ये सही नहीं है दोनों, बाकी ये आपका ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि अकबर ने पुनर्जन्म का सिद्धांत
किसके प्रभाव में आकर ग्रहण किया? कि दूसरा जन्म भी होता है, इस सिद्धांत को किसके प्रभाव में आकर के ग्रहण किया था? क्योंकि इस्लाम को मानने वाले थे ना बराबर। इस्लाम में देखिए तो आप क्या बोलते हैं, आत्मा की सत्ता को इनकार करता है इस्लाम। इस्लाम कहता है कि केवल इंसान का एक ही बार जन्म होता है, उसी में जन्नत और उसका वो लिख दिया जाता है, जन्नत और दूसरा क्या होता है, जहन्नुम। हाँ, हम जो कहते हैं ना हमारे स्वर्ग और नरक, तो इनके यहाँ पे जो अवधारणा है जन्नत और जहन्नुम की। और जब सबको दफना दिया जाएगा, जो जब अंतिम समय आएगा ना, तो अल्लाह इंसाफ करेगा, तो गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाएगा, सबका इंसाफ किया जाएगा। जितने जैसे कर्म किए हैं उसी का आधार पर उनका फल दिया जाएगा उनको। उसे बोला गया आखिरत का दिन। सब खड़े हो जाएंगे, मुर्दे भी गड़े मुर्दे सब उखाड़ लिए जाएंगे, सब जिंदा होकर के लाइन लग जाएंगे, सबका इंसाफ किया जाएगा अल्लाह के द्वारा। ऐसी अवधारणा है इस्लाम में आपके पुनर्जन्म को। और वो नहीं मानते, वो लोग आत्मा को भी नहीं मानते, वो एक ही जन्म को मानते, बस यही है, डू एंड डाई। वैसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कुछ लोग। तो 20 का राइट आंसर बताइए साथी क्या होगा इसका? जो है ना, सीधी सी बात है यार, पुनर्जन्म का उदाहरण हमारे हिंदुओं में ही है, ना इस्लाम में है, ना क्रिश्चियनिटी में है, ना यहूदियत में है। इन चारों में से दस्तूर जी मेहर राणा जो थे पारसी थे, विजय सेन सूरी जैनी थे। अकबर द्वारा जैन धर्म गुरुओं को उपाधि दी गई थी। इनमें से असत्य कथन को चुनिए। कौन सा ही कथन गलत है? इनमें से 4 कथन दिए गए ना, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से गलत कौन सा है? यानी कि 3 सही है, 1 गलत। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है, बाकी तीनों ठीक है। ये हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? बताइए साथियों, मध्य नगर का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा, राखी गढ़ी, बनावली या सभी से? राखी गढ़ी हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ पहले तहसील थी, अब जिला हो गया है। गंगानगर उस समय जिला था, आज का हनुमानगढ़ जिला या गंगानगर बोल सकते हैं, वहाँ पर है कालीबंगा आपका। काले रंग की बहुत सारी चूड़ियाँ मिली, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। ये बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ ठीक है, राखी गढ़ी। और हाँ, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा हड़प्पी जो स्थान है वो है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में ही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से मिले हैं भाई। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़कता हुआ अंकित है, हड़प्पा या किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? मतलब ये मुद्रा मिली है, एक मुद्रा मिली, एक सील मिली है, एक व्यक्ति जो है बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? एक मोहर मिली है, मुद्रा मिली है, बताइए कहाँ से मिली है? बाघ से लड़ता हुआ आदमी। बताओ यार, फटाफट बताओ साथियों। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। क्लियर। आगे क्या था कि इनमें से कौन से पुरा स्थल से अग्निवेदी एवं अग्निकुंड पाए गए थे? अग्निवेदी अग्निकुंड कहाँ कहाँ पाए गए हैं बताइए साथियों? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या सभी में? क्वेश्चन नंबर 24। देखते कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि पढ़ा होगा तो दे ही सकते हो भाई। ट्वेंटी 24 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी जगहों से मिले हैं। गुजरात में लोथल से, राजस्थान में कालीबंगा से और हरियाणा में आपका वो राखी गढ़ी से, तीनों जगह से अग्निवेदियाँ मिली हैं। चल उधर
हाँ, चंदूदेड़ो से मिला, लेकिन चंदूदेड़ो अपने यहाँ इन तीनों में से कहीं नहीं थी। चंदूदेड़ो जो है वो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा के स्थल से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये साथ नहीं है भाई, साक्ष्य होगा, इसको ठीक कर लेना जरा। साथ नहीं है, साक्ष्य यानी कि प्रमाण, साक्ष्य, सबूत मिले हैं मंदिर के। बताइए साहब, देखा जाते खुदाई मंदिर मिले हैं, कहीं भी मस्जिद नहीं मिली 4,500 साल पहले जब भी आज। और हाँ, हालांकि एक खबर और बताता हूँ, तो आप लोगों को पता भी होगा शायद कुछ लोगों में से, लेकिन फिर बता देता हूँ। 8,000 साल पुराना मंदिर मिला है सऊदी अरेबिया में, बड़ा न्यूज़ में चर्चा में चल रहा है मामला वो। सऊदी अरेबिया में 8,000 साल पुराना। सऊदी अरेबिया में कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं? मुसलमान रहते हैं ना। मंदिर के अवशेष कहाँ मिले, क्यों मिले? मंदिर निकल रहे, जहाँ खोदो वहाँ मंदिर मिलेंगे, बुद्ध विहार मिलेंगे, कहीं भी मस्जिद नहीं मिलती, ना ही कहीं चर्च मिलते हैं। ध्यान रखना, मूर्तियाँ मिलेंगी देवी देवताओं की। तो सनातनियों का वजूद बहुत पुराना है, आदिकाल से रहा है सनातनियों का। वहाँ भी सोच के देखो, वहाँ भी कभी मंदिर था, हिंदू लोग रहते थे, मतलब सनातनी लोग रहते थे। आज कौन रहता है वहाँ पे? सिकुड़ के बाहर तक रह गया। अफ़गानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, बहुत कुछ चला गया हमारा। इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, म्यांमार, सब, तिब्बत, सब इसी में था। त्रिविष्टप कहा जाता तिब्बत को उस समय। वृहद भारत की संकल्पना थी, जम्बूद्वीप नाम था इसका। सब ऐसे जैसी हो गए, लड़के आपस में लड़ते रहे, मरते रहे। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अरे एक मिनट। अच्छा हाँ, ठीक है हाँ, इनमें तो कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखो क्या था, देखो कि हड़प्पा स्थल था ना, एक जगह मिला है, मंदिर साक्ष्य एक जगह से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से, लेकिन उसे कुछ विद्वान मानते, कुछ विद्वान नहीं मानते उसको, मंदिर के साक्ष्य हैं। तो इसलिए एक कन्फ्यूजन वाला वो है, मतलब सभी विद्वान जो इसके ऊपर एक मत नहीं, सहमत नहीं है कि मोहनजोदड़ो में जो एक संरचना मिली है, जहाँ पर कई वो मकान है और आल ऐसे मिले हैं उसके अंदर, तो उस आड़ों के अंदर मूर्तियाँ रखी गई थी, रखी रही होंगी, अनुमान है ऐसा, लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए ये कैंसिल कर दिया। आगे कहता है कि धोलावीरा के निम्नतम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? बताइए, निम्नतम चरण का जमाव जो किस संस्कृति से संबंध रखता है? छब्बीस का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकसित हड़प्पा सभ्यता से लगता है। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, यूनानी से कहते थे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कहता है। मैगस्नी जी ने अपने इंडिका में लिखा इसके बारे में। एक ऐसा पौधा है जहाँ पर कपड़े उगते हैं। बताओ, उसने देखी नहीं थी कपास, तो उसने कपास के बारे में कुछ लिखा। क्या नाम लिखा उसने कपास के बारे में? सेवन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंडन। सैंडन या सिंडन लिखा उसने इंडिका में अपनी मैगस्नी जी ने। प्रशस्ति का क्या अर्थ है? सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो स्किप कर दूँ या दोगे आंसर इसका भी? ये सबका ठीक हो जाना चाहिए। अरे जिसका ठीक ना हो उसे सबको पता ना क्या कर लेना चाहिए। नहीं यार, सबको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, दोबारा तैयारी करनी चाहिए उसे, और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति करना, राजा की प्रशंसा करना, राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना, ताकि राजा खुश होकर के उसको इनाम देगा। ऐसा ही चलता था पहला मामला यार। क्या हो गया, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। कहते कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन कौन से सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? एक, सिंपल है। इनमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, ये सही नहीं है। बाकी तीनों ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। जो क्षेमा जो थी ना, ये आपकी बिंबिसार की पत्नी थी, ना कि प्रसेनजीत। प्रसेनजीत तो पुत्र था इसका। पहले बिंबिसार का बेटा आपका अजातशत्रु का बेटा आपका उदयन, और प्रसेनजीत तो अलग ही था यार। हाँ, प्रसेनजीत तो कौशल का राजा था।
मैं उदयन समझा बैठा, इसको उदयन था उसका, अजातशत्रु का। और क्षेमा जो थी ये था आपकी बिंबिसार की पत्नी थी। आगे कहता है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लटकाया हुआ है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बताओ यार, बोर हो गया मैं, सही बताऊँ दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, थक जाते हैं यार, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है मेरा साथी, तो मैं नहीं पता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगा रहता हूँ। फिर भी कोई बंदा बोलता है ना सर मज़ा नहीं आया, तो उसे तो उसका क्या बताएं मैं। 30 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यार ये कन्फ्यूज कर रहा है। इसमें देखो राइट आंसर इसमें इन्होंने दिया हुआ मुद्रा राक्षस में, लेकिन मेरे साथ जैन साहित्य होना चाहिए। मुद्रा राक्षस वृषल शब्द कहा गया है, वृषल शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस में किया गया जैन साहित्य में, किसी श्योर हो तो बताना जरा। राइट आंसर मुद्रा राक्षस दिया हुआ है। कहता है कि दिव्यावदान है ये बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, ठीक है ना, हाँ ठीक है दिव्यावदान। कहता है दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों का नाम, जिनमें से एक का नाम सुशीम था, दूसरे का नाम क्या था, उल्लेख मिलता है 2 भाइयों का। दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों का नाम उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक का नाम था सुशीम और दूसरे का नाम बताइए क्या था। क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विगताशोक। मौर्य काल में रूपाजीवा था, कौन थे रूपाजीवा? जो रूपाजीवा थी आएगा यार, था थोड़ी ना, मेल थोड़ी था, फीमेल थी वो। कौन थी? सुंदर महिलाएं, वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं, राजा के आसपास रहने वाली महिलाएं, या फिर शहर की सबसे खूबसूरत स्त्री? क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार। 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट बताओ यार जल्दी करके। मौर्य काल में जो रूपाजीवा थी वो थी आपकी वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री, यानी कि स्वतंत्र रूप से गणिकाएं बोला गया इन्हें, वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां गणिकाएं कह सकते, स्वतंत्र रूप से जो गणिका का जीवन करती करती है ना गुजारा, उन्हें रूपाजीवा बोला गया था मौर्य काल में। तो जरा बताइए साथी वैदिक काल में, रहने दो यार ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, तुम यही कर लो बस। कहता है 33 1928 की संविधान निर्माण समिति जिसका की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, समिति के अन्य सदस्यों में शामिल नहीं थे। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन शामिल नहीं था उस समिति में? चार कहाँ, 6 दिए गए ऑप्शन तो यार, 6 ऑप्शन दिए गए, 6 में से बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का होगा आपका ऑप्शन नंबर एफ, इलियास शेख नहीं थे, बाकी सब थे। तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात कश्मीर तथा गांधार देश में कौन सा बौद्ध भिक्षु प्रचार के लिए गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बौद्ध क्या बोलते हैं आपके संगीत के प्रसाद में ना, अलग अलग देशों में अलग अलग बौद्ध विद्वान गए थे, कौन सा विद्वान किस देश में गया था देख लेना अपना अच्छे से। हर बार एक क्वेश्चन, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया इसमें से आया था। संघमित्रा कहाँ गया था, महेंद्र कहाँ गया था, संघमित्रा कहाँ गई थी? अशोक की बेटी थी महेंद्र और संघमित्रा, दोनों दोनों बहन भाई थे जो अशोक के बेटा बेटी थे, वो दक्षिण भारत में गए थे आपके श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। तो 34 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मजंतिक गए थे कश्मीर और गांधार में, यानी कि आज का अफगानिस्तान, कंधार। तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के रक्षित किस देश में गए थे? ये आ गया, रक्षित जो थे वो कहाँ गए थे, कौन से देश में गए थे रक्षित? एक तो मैंने बता ही दिया, श्रीलंका में तो गए नहीं होंगे, ये तो गलत हो गया। तो बी सी डी 3 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, तीनों में फटाफट बताओ चूज करके कौन सा राइट आंसर होगा इसका।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बनवासी में गए थे। बनवासी कहाँ है मुझे नहीं पता, अपना देख लेना। तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए हिमालय देश में कौन गया? क्या बात है, हिमालय बोले तो आज का तिब्बत, तराई प्रदेश, उत्तर प्रदेश का उस तरफ पश्चिम वाला हिस्सा, पश्चिमी और उत्तरी उत्तर प्रदेश और तिब्बत, पूरे हिस्से को आपका चले जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश तक चले जाइए, भूटान तक चले जाइए, और इधर उत्तराखंड तक चले जाइए। तराई में, हिमालय के तराई में जितने भी क्षेत्र आए वहाँ पर गया था। कौन गया था, कौन सा विद्वान गया था, बताइए। 36 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मज्जिम गए थे वहाँ पर। एक मिनट। तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए अच्छी तो हो तो गया यार। तृतीय संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन है यार, हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो था अध्यक्ष कौन था, डायरेक्टर कौन था, किसकी डायरेक्शन में हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी? कहाँ हुई थी, कब हुई थी, पता होना चाहिए आपको। 250-55 में हुई थी, अशोक के समयकाल में हुई थी, कहाँ पर हुई थी बताओ। और अध्यक्षता किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन है यार। 37 वो की थी आपके मोगलीपुत्र तिस्य ने। मोगलीपुत्र तिष्य रक्षिता अलग थी, मोगलीपुत्र तिष्य की बात हो रही है। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए महेंद्र तथा संघमित्रा श्रीलंका देश में गए थे। इसका विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये देखो, हमने बोला रवि आ गया है, थिंक ऑफ डेवल डेवल अपीयर। अभी बोला था ना, संघमित्रा और महेंद्र जो थे दोनों बहन भाई थे, अशोक के बेटा बेटी थे, और धर्म प्रचार के लिए तीसरी बौद्ध संगीति के बाद गए थे आपके श्रीलंका में, सिंगल देश कह सकते हैं उस समय का। तो कहते इसका विवरण हमें डिटेल कहाँ से मिलती है, कौन सा ग्रंथ में इसका विवरण मिलता है? क्वेश्चन नंबर 38 भाई साहब फट के याद में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, महावंश में मिलता है इसका ऑप्शन हमें। ठीक है तो साथियों, ये क्वेश्चन थे जिनको हमने वन बाय वन करके सॉल्यूशन किया है। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं 100 बाय 100 करके 100 क्वेश्चन के हम 30 to 40 क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं एक वीडियो में। 40-50 मिनट की हमारी एक वीडियो होती है, उसके माध्यम से हम आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो बगैर कहे, हर बार बोलना ना पड़े, मुझे शर्म आ जाती है, तुम तो बेशर्म हो जाते। तुम्हारे में तो कुछ लोग तो डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो वीडियो को लाइक तक नहीं करते, फ्री में चाहिए, फिर कहते सर रिजल्ट अच्छे नहीं। कहाँ से घंटा आएंगे यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, मैक्सिमम जितना हो सके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना साथियों, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को। जय हिंद और जय भारत। और हाँ एक बात और, 15 अगस्त आ रहा साथियों, झंडे की तैयारी कर लेना, डंडा और झंडा दोनों अपने छत पे लहरा देना। थैंक यू सो मच।